शाम का समय था। गांव के बाहर रमैनी साहू के बगीचे में कुछ गवई लोग जमा थे। कुछ तो अपने गाय भैंसों के साथ थे तो कुछ अपनी बकरियों के। रामखेलावन तो लग्गी से सूखी लकड़ी तोड़ने में लगा हुआ था। दरअसल रमैनी साहू का बगीचा बहुत ही बड़ा, लगभग 8 से 9 एकड़ में फैला हुआ था। इसमें आम के पेड़ों की बहुलता थी। देशी के साथ ही दशहरी और मालदह के पेड़ थे। बीच बीच में कहीं कहीं महुए आदि के भी पेड़ थे। यह बगीचा गांव वालों के सुख दुख का साथी था। रमैनी साहू ने बगीचे में एक और किनारे खपड़ैल का एक छोटा घर बनवा दिया था और साथ ही एक कुआं भी खुदवाया दिया था। रामखेलावन को इस बगीचे की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया था। रामखेलावन का घर परिवार, उठना बैठना सब कुछ इस बगीचे तक ही सीमित था। रामखेलावन के पहले उसके पिताजी इस बगीचे की देखरेख करते आ रहे थे और उनके बाद यह जिम्मेदारी रामखेलावन निभा रहा था। रमैनी साहू गांव वालों को कभी भी इस बगीचे में आने से मना नहीं करते थे। यहाँ तक कि गांव के लोग बाग अपने मवेशियों, बकरियों आदि को इस बगीचे में चराया भी करते और थोड़ी बहुत सूखी लकड़ी भी तोड़ लेते। कभी कभी तो लोग रमैनी साहू से पूछकर कोई डाल आदि भी काट लेते और बगीचे में उत्तर तरफ की बसवाड़ी में से बांस भी। हाँ, पर रमैनी साहू एक काम बराबर करवाते। बगीचे में अगर कोई पेड़ सूख आदि जाता या आंधी आदि में गिर जाता तो वे तुरंत नया पौधा लगवा देते और बगीचे के कुएं से नियमित उसे पानी आदि दिलवाते और उसे पेड़ की शक्ल देने के बाद ही चैन लेते। दरअसल रमैनी साहू को पेड़ पौधों से बहुत ही प्रेम था। वे इन्हें प्रकृति का अनुपम उपहार और महत्वपूर्ण अंग मानते थे। हाँ, तो लकड़ी तोड़ते तोड़ते अचानक रामखेलावन की नजर कुएं की ओर गई। उसने क्या देखा कि एक छोटा बच्चा कुएं की जगत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लकड़ी तोड़ना छोड़कर वह चिल्लाते हुए कुएं की ओर दौड़ा। उसकी चिल्लाहट सुनकर और भी लोग उसके पीछे पीछे भागे। अरे यह क्या! कुएं के पास जाने पर तो उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया और न ही उसे कुएं में कुछ गिरने की आवाज ही आई। कुएं में झांक कर देखा गया तो उसका जल एकदम शांत था। रामखेलावन एकदम पसीना पसीना हो गया था और सांस ले लेकर बोल रहा था कि उसने एक बच्चे को जगत पर चढ़ते हुए देखा था। खैर, लोगों को लगा कि शाम का समय है, हो सकता है कि उसे भ्रम हो गया हो। लोग फिर अपने मवेशियों की ओर लौटने लगे ताकि उन्हें हाकर गांव की ओर बढ़ जाएं। रामखेलावन भी तोड़ी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करने में जुट गया था, पर रह रहकर उसका ध्यान उस कुएं की ओर चला जाता। वहीं पास में बैठे तंबाकू मल रहे नेवची काका का ध्यान बराबर रामखेलावन पर था। उन्होंने तंबाकू मलने के बाद उसमें से थोड़ा रामखेलावन को देते हुए बोल पड़े, रामखेलावन, तूने इस बच्चे को पहली बार देखा है या इससे पहले भी? रामखेलावन नेवची काका की बातों को समझ न सका और बिना कुछ बोले बस प्रश्नवाचक दृष्टि से नेवची काका की ओर देखा। नेवची काका रामखेलावन के थोड़े और करीब जाकर पूछ बैठे, अच्छा रामखेलावन, एक बात बताओ, तुम्हें भूत प्रेतों से डर तो नहीं लगता? रामखेलावन नेवची काका के प्रश्न की असलियत से अनजान हंसते हुए बोल पड़ा, नेवची काका, अगर भूत प्रेत से डरता तो रात को इस बगीचे में अकेले कैसे रहता? रामखेलावन की यह बात सुनते ही नेवची काका बोल पड़े, तो सुन रामखेलावन, दरअसल तूने जिस बच्चे को देखा था वह बच्चा न होकर एक भूत ही था, एक आत्मा थी। और मैंने भी कई बार इस बच्चे को वहां जगत पर खेलते हुए, कभी हंसते हुए तो कभी रोते हुए देखा है। अरे यह क्या! नेवची काका की यह बात सुनते ही तो रामखेलावन थोड़ा डर गया और घबराते हुए बोल पड़ा, भूत? हाँ रामखेलावन, भूत, रमैनी काका ने कहा।
इसके बाद नेवची काका भी सूखी लकड़ियों को बिटोरने में राम खेलावन की मदद करते हुए बोले, दरअसल तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। 25 से 30 दिन पहले की बात है। मैं एक दिन रमैनी साहू के घर गया। दरअसल मुझे मढ़ी छाने के लिए बांस चाहिए थे। मुझे पता चला कि रमैनी साहू तीर्थ यात्रा पर गए हैं और 15 से 20 दिन के बाद आएंगे। फिर मैं किससे बांस मांगू? यही सब सोचते हुए घर आ गया। घर आने के बाद मैंने अपने बेटों से कहा कि आज की रात हम लोग चोरी से रमैनी साहू की बंसवारी में से बांस काटेंगे। तुम लोग एक काम करना कि बांस काटना और मैं कुएं के पास बैठकर राम खेलावन पर नजर रखूंगा कि वह कहीं जगकर बगीचे में न आ जाए। फिर क्या था, आधी रात के समय मैं और मेरे दोनों बेटे यहाँ आ गए। मैं इस कुएं की तरफ आ गया ताकि तुम पर नजर रख सकूं और मेरे बेटे बांस काटने में लग गए। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा ठेहुने के बल बकैया चलते हुए कुएं की जगत की ओर बढ़ रहा है। मैं तो अवाक हो गया, इतनी रात को अकेले एक छोटा बच्चा यहाँ आया कैसे? पहले मैंने सोचा कि तुम्हें जगाऊं, पर फिर डर लगा कि तुम सोचोगे कि मैं इस समय यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर मैं धीरे से उस लड़के की ओर बढ़ा। अरे यह क्या! मैं ज्यों ही लड़के के पास गया, वह बहुत ही तेज खिलखिलाया और फिर गायब ही हो गया। मैं पूरी तरह से डर गया और फिर बिना देर किए अपने बच्चों की ओर भागा। फिर क्या, उन लोगों ने जो भी बांस काटे थे उन्हें लेकर फटाफट निकलने को कहा। बच्चों को भी लगा कि शायद तुम जग गए हो। फिर क्या था, हम लोग तेजी में उन बांसों को लेकर अपने घर की भाग निकले और उन्हें ले जाकर घर के पिछवाड़े रख दिए। इसके बाद राम खेलावन ने लकड़ियों का गट्ठर बांधकर उसे अपने सर पर उठा लिया और अपने साथ साथ नेवची काका को भी अपने साथ आने का इशारा करते हुए चलने लगा। खपड़ैल में एक किनारे उन लकड़ियों को रखकर उसने ढेंकुली से कुएं से पानी निकाला और हाथ पैर धोने के बाद नेवची काका को भी हाथ पैर धोने के लिए कहा। हाथ पैर धोने के बाद नेवची काका भी उसी कुएं के पास पड़ी एक टूटी खाट पर बैठ गए। राम खेलावन ने कहा कि नेवची काका, आज भौरी लिट्टी चोखा लगा रहा हूँ, आप भी खाने के बाद ही घर जाइएगा। नेवची काका ने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद फिर से नेवची काका अपनी धोती की खूंट से चुनौती निकाले और तंबाकू मलने लगे। पास में ही राम खेलावन गोहरा सुनगाते हुए बोला, नेवची काका, मेरे बाबू पिताजी ने एक बार एक घटना का जिक्र किया था। अब मुझे भी लगने लगा है कि यह बच्चा कौन है। इसके बाद भवरी बनाते बनाते ही राम खेलावन ने कह सुनाया, बाबू बता रहे थे कि एक बार एक पति पत्नी इसी रास्ते से होकर अपने घर की ओर जा रहे थे। रात होने को आ गई थी और उन्हें अभी काफी दूर जाना था। तो वे दोनों यहाँ मेरे पास आए और रात को रुकने के लिए विनती किए। मैंने हाँ कर दी। स्त्री की गोद में एक दूधमुहा नवजात बच्चा भी था। मैं और उस स्त्री का पति कुएं के पास ही बैठकर कुछ दुख सुख की बात कर रहे थे। तभी पता नहीं उस स्त्री को क्या सूझा कि वह कुएं से पानी निकालने लगी। मैंने कहा कि बहू रुको, मैं निकाल देता हूँ, पर मैं निकाल लूंगी। यह कहते हुए उसने ढेंकुली को कुएं में डालना चाहा। अरे यह क्या! तभी उसका संतुलन बिगड़ा और उसकी गोदी में चिपका हुआ बच्चा कुएं में जा गिरा। फिर क्या, मैं दौड़कर कुएं में कूद गया। उस बच्चे को बाहर निकाला पर वह भगवान को प्यारा हो गया था। इसके बाद आलू छिलते हुए राम खेलावन ने कहा कि काका, बाबू बता रहे थे कि उस स्त्री ने जानबूझकर उस बच्चे को कुएं में फेंक दिया था। बाबू का कहना था कि उस व्यक्ति ने बातों ही बातों में बता दिया था कि वह लड़का उसकी बहन का था, जिसने इस बच्चे को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। वे लोग उसी के गांव से इस बच्चे को लेकर आ रहे थे।
उस आदमी ने यह भी बताया था कि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वह बच्चा उन लोगों के साथ रहे, उसका पालन पोषण उन्हें करना पड़े। इसके लिए जानबूझकर उसने बच्चे को कुएं में गिरा दिया। इसके बाद राम खेलावन फिर बोल पड़ा, नेवची काका, दरअसल बाबू ने मुझे इस घटना का जिक्र किसी से न करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि कहीं लोग इस कुएं का पानी पीना बंद न कर दें। फिर राम खेलावन लिट्टियों को अहरे पर उलटने पलटने लगा। यह सब जानने के बाद नेवची काका को बहुत सारी बातें क्लियर हो गई थीं। दरअसल 5 से 6 महीना पहले ही ठीक दोपहरिया में एक महिला इस कुएं में गिर गई थी। उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था। कैसे भी करके उसकी जान बची थी। दरअसल उस महिला को अपनी बैलगाड़ी में लेकर नेवची काका ही तो अस्पताल गए थे। दरअसल उस स्त्री का पति बार बार कह रहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी, पर नेवची काका समझ नहीं पा रहे थे। फिर उस आदमी ने नेवची काका को बताया था कि काका, यह कुएं में ऐसे ही नहीं गिर गई, इसे मेरे भांजे ने धक्का देकर गिरा दिया था। दरअसल 2 से 3 साल पहले इसने मेरे भांजे को इसी कुएं में फेंक दिया था। आज मेरे भांजे ने बदला ले ही लिया। अब नेवची काका को उस आदमी की बात समझ में आ रही थी। दरअसल ये लोग वे ही थे जिसका जिक्र राम खेलावन के बाबू पिताजी ने राम खेलावन से किया था। आज वह कुआं सूख गया है, पर रात को कभी कभी उस कुएं के आसपास किसी बच्चे के रोने हंसने की आवाज कुछ लोगों को सुनाई दे जाती है। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियां पढ़ने का शौक है तो आप हमारी हॉरर ई बुक खरीद सकते हैं। इसमें आपको डरावनी कहानियां डरावनी चित्रों के साथ मिलेगी, जिससे कहानी पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। इस ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपए है। इसे खरीदने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें।